अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और जादुई घड़ी। राज्य में चोरी की समस्या। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर के राज्य में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थीं। खासकर राजधानी आगरा में अमीरों के घरों में रहस्यमयी ढंग से कीमती वस्तुएं गायब हो रही थीं। कई बार तो दरवाजे भी टूटे बिना चोर सामान लेकर गायब हो जाते। राजा अकबर ने अपने सुरक्षा मंत्री को बुलाकर कहा, इतनी चोरियां हो रही हैं और दरबार में किसी को खबर तक नहीं। अगर यही हाल रहा तो प्रजा का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। सुरक्षा मंत्री ने कहा, हुजूर, हमने रात की गश्त बढ़ा दी है और शहर में संदिग्धों पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन चोर बहुत चालाक मालूम होता है। राजा अकबर ने फिर अपनी सबसे विश्वसनीय बुद्धिमान बीरबल को बुलवाया। बीरबल को जिम्मेदारी मिलती है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले की तह तक जाओ। यह चोर न केवल अमीरों को चुरा रहा है, बल्कि हमारी साख को भी चोट पहुंचा रहा है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, चोर कितना भी चालाक क्यों न हो, एक दिन उसके पांव जरूर फिसलते हैं। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसका हल निकालूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने पहले पिछले कुछ महीनों की चोरी की घटनाओं का अध्ययन किया। उसने पाया कि चोरी उन्हीं घरों में हो रही थी जहां नौकरों और सेवकों की संख्या अधिक थी। बीरबल को संदेह हुआ कि चोर कहीं उन्हीं में से कोई तो नहीं। उसने एक योजना बनाई। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, क्या मैं उन सभी घरों के नौकरों को एक दिन के लिए महल में बुला सकता हूं? अकबर ने तुरंत आदेश दे दिया। अगले ही दिन सभी संदिग्ध नौकरों और सेवकों को बुला लिया गया। कुल 50 लोग थे। जादुई घड़ी का ऐलान। दरबार में सबके सामने बीरबल ने एक बड़ी घड़ी मंगवाई। वह पुरानी सी दीवार घड़ी थी, लेकिन देखने में प्रभावशाली लग रही थी। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, यह एक जादुई घड़ी है। अगर कोई चोर इसके सामने खड़ा हो जाए तो यह तेज आवाज में घंटा बजाती है। अब इन सभी को एक एक कर इसके सामने खड़ा किया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन इससे पहले सबको इस घड़ी के पीछे रखे गए घन को एक बार छूना होगा। अगर वह निर्दोष हुआ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वह चोर हुआ तो उसकी हथेली पर काला रंग लग जाएगा, जो 2 दिन तक नहीं जाएगा। सभी नौकरों की आंखें घड़ी और उस जादुई घन पर टिक गईं। मनोवैज्ञानिक चाल। असल में बीरबल ने उस घन पर कुछ भी नहीं लगाया था। वह एक साधारण लकड़ी का घन था। लेकिन बीरबल को पता था कि जो चोर होगा वह डर के मारे उसे छुएगा ही नहीं या छूते समय हिचकिचाएगा। एक एक कर सभी नौकरों को उस घन को छूने भेजा गया। सबने घन को छुआ। बीरबल ने सबकी हथेलियां ध्यान से देखीं। चोरों की डरती हुई आंखें और हाथों की हरकतें उससे छुप नहीं सकती थीं। चोर की पहचान। जब सभी 50 नौकरों ने घन को छू लिया, बीरबल ने एक एक करके उनकी हथेलियां चेक कीं। उसके बाद उसने एक नौकर की ओर इशारा किया जो महल के किसी अमीर दीवान के घर काम करता था। बीरबल बोला, यह रहा हमारा चोर। राजा अकबर सहित दरबार के सभी लोग चौंक गए। कैसे पता चला बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, इस व्यक्ति ने घन को पूरी तरह से नहीं छुआ। उसे लगा अगर वह घन को छुएगा तो उसके हाथ काले हो जाएंगे। डर की वजह से उसने केवल उंगलियों से छूने का नाटक किया। बाकी सबने पूरे हाथ से छुआ। यही इसका भेद खोल गया। चोर का कबूलनामा। राजा ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने चोर को पकड़ लिया। डर के मारे उसने सब सच कबूल कर लिया।
हुजूर, मैं ही वह चोर हूँ जो पिछले 3 महीनों से चोरी करता रहा। मुझे पता था कि अमीर लोग महल के आदेश से डरते हैं और पुलिस शिकायत नहीं करते। इसी का फायदा उठाता रहा। राजा अकबर ने गुस्से में कहा, इतना बड़ा दुस्साहस! बीरबल, तुम्हारी चतुराई के कारण हम इसे पकड़ पाए। आज फिर साबित हो गया कि चतुराई तलवार से तेज होती है। पुरस्कार और शिक्षा। राजा अकबर ने बीरबल को एक विशेष स्वर्ण मुद्राओं की थैली और सम्मान का पट्टा भेंट किया। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, अपराधी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर होता है। अगर उसे पकड़ना है तो उसके मन को पकड़िए, शरीर को नहीं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि के सामने कोई चालाकी नहीं टिक सकती। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल बाहुबल ही नहीं, बुद्धिबल भी अत्यंत शक्तिशाली होता है। बीरबल ने किसी हथियार या सख्ती का उपयोग किए बिना केवल अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लिया। उसकी जादुई घड़ी कोई जादू नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण था जो डर और अपराध बोध को सामने ले आया। बीरबल की यही विशेषता उन्हें अमर बनाती है, चतुराई, विनम्रता और न्यायप्रियता। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की नजरबंदी। प्रस्तावना। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता की कहानियां आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। एक तरफ जहां बीरबल समस्याओं को हल करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लेते थे, वहीं अकबर सभी मसलों पर निष्पक्ष विचार रखते थे। यह कहानी उस समय की है जब एक षड्यंत्र के तहत बीरबल को ही दोषी ठहराकर कारावास में डाल दिया गया, लेकिन कैसे उन्होंने अपनी समझदारी से न केवल निर्दोष सिद्ध किया, बल्कि असली गुनहगार को भी पकड़वाया। यही है इस कथा का सार। दरबार में नया वजीर। एक बार की बात है, बीरबल कुछ समय के लिए किसी राजकीय कार्य से आगरा से बाहर गए थे। उसी समय अकबर के दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ, वजीर शाहजाद खान। वह दिखने में बहुत सभ्य और मीठा बोलने वाला था, लेकिन मन से अत्यंत कपटी और चापलूस था। उसे बीरबल से ईर्ष्या थी, क्योंकि वह जानता था कि जब तक बीरबल दरबार में हैं, वह कभी अकबर का विश्वासपात्र नहीं बन सकता। जब बीरबल लौटे, उन्होंने देखा कि दरबार में वातावरण कुछ बदला हुआ है। अब राजा के कानों तक पहुंचने वाले समाचारों में सच्चाई से ज्यादा चापलूसी होती थी। षड्यंत्र की शुरुआत। शाहजाद खान ने बीरबल को बदनाम करने की योजना बनाई। उसने अकबर के खजाने में से धीरे धीरे सोने की मुद्राएं चुरवानी शुरू कर दी और फिर एक दिन अकबर से कहा, हुजूर, मुझे शक है कि दरबार का कोई उच्च पदाधिकारी आपके खजाने से चोरी कर रहा है। अकबर चौंक गए, यह कैसे हो सकता है? वहां तो भारी सुरक्षा होती है। शाहजाद खान ने कहा, हुजूर, अगर आप आदेश दें तो मैं तहकीकात करूं। अकबर ने उसे अनुमति दे दी। शाहजाद खान ने मौका देखकर चोरी की गई कुछ मुद्राएं बीरबल के कक्ष में रखवा दीं और अगले ही दिन अकबर के सामने उन्हें सबूत सहित प्रस्तुत कर दिया। बीरबल पर आरोप। अकबर को जब बताया गया कि बीरबल के कमरे से खजाने की मुद्राएं मिली हैं, तो वह सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे लिए यह विश्वास करना कठिन है कि तुम जैसा बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है, परंतु सबूतों के आगे मैं विवश हूं। बीरबल शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे 5 दिन का समय दें। यदि मैं उस सच्चे अपराधी को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत न कर सका, तो मुझे जो सजा दी जाए मैं स्वीकार करूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली,
लेकिन सावधानीवश उन्हें महल के अंदर ही एक अलग कक्ष में नजरबंद कर दिया गया। बीरबल की योजना। बीरबल जान गए थे कि यह साजिश किसी अंदर के आदमी की है। उन्होंने सोचने लगे कि दरबार में नया कौन आया है। कौन ऐसा हो सकता है जो उनकी अनुपस्थिति में प्रभावशाली बना। उन्हें याद आया शाहजाद खान। बीरबल ने अपनी समझ से एक योजना बनाई। उन्होंने जेल के रक्षक से कहा, मुझे कुछ पालतू कबूतर चाहिए जो मैं अपनी नजरबंदी के समय पाल सकूं। रक्षक ने यह बात राजा तक पहुंचाई और अकबर ने अनुमति दे दी। कुछ ही दिन में बीरबल को 5 कबूतर मिल गए। वह उन्हें प्रतिदिन दाना पानी देते और शाम को उनसे बातें करते जैसे कि वे जीवित साथी हों। यह देखकर रक्षक भी चौंकते कि बीरबल कितने विचित्र ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। संदेशवाहक कबूतर। दरअसल बीरबल ने कबूतरों को संदेशवाहक के रूप में प्रशिक्षित किया। उन्होंने अपने पुराने वफादार सेवक मुकुंद को बुलवाकर गुप्त रूप से एक संदेश दिया जिसे कबूतर के पैरों में बांध दिया गया। उस संदेश में लिखा था, मैं निर्दोष हूं। जिस व्यक्ति ने चोरी की है वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत जल्द जाल बिछाएगा। उस पर नजर रखो और उसकी गतिविधियों पर पूरी जानकारी मुझे भेजो। बीरबल। कबूतर उड़ाया गया और मुकुंद को संदेश मिल गया। अगले 3 दिनों में मुकुंद ने शाहजाद खान की गतिविधियों पर नजर रखी। वह देख रहा था कि कैसे शाहजाद एक राजकोष अधिकारी को धमकाकर झूठी गवाही देने के लिए मजबूर कर रहा था। मुकुंद ने यह सब लिखकर कबूतर के जरिए बीरबल तक पहुंचा दिया। 5वें दिन का दरबार। 5वें दिन अकबर ने सभा बुलाई और बीरबल को दरबार में बुलाया। चारों तरफ सन्नाटा था। हर कोई सोच रहा था कि क्या बीरबल अब स्वयं को निर्दोष साबित कर पाएंगे या नहीं। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, आपसे वादा किया था कि असली अपराधी को सामने लाऊंगा। कृपया एक क्षण धैर्य रखें। बीरबल ने मुकुंद को दरबार में बुलाया और उसे शाहजाद खान की गतिविधियों की पूरी जानकारी और गवाहों की सूची पेश करने को कहा। इसके अलावा उसने उस अधिकारी को भी सामने लाया जिसे शाहजाद खान ने धमकाया था। राजा अकबर ने जैसे ही गवाही सुनी और सबूत देखे, उन्हें सच्चाई समझ में आ गई। शाहजाद खान का पर्दाफाश। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चोर हमेशा सबूत छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी नीयत ही गंदी हो तो एक दिन वह पकड़ा ही जाता है। अकबर ने गुस्से में शाहजाद की ओर देखा, क्या तुम सच में इतने नीच हो सकते हो? मेरे सबसे भरोसेमंद मंत्री को झूठे आरोप में फंसाया। शाहजाद खान अब कुछ नहीं बोल पाया। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने तुरंत उसे पदच्युत किया और जेल में डालने का आदेश दिया। सम्मान की पुनः स्थापना। अकबर ने बीरबल से क्षमा मांगी। बीरबल, मुझे तुम पर हमेशा से विश्वास था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि मैं मजबूर हो गया। मैं तुम्हारे धैर्य, बुद्धिमानी और सच्चाई को सलाम करता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, एक सच्चा सेवक कभी अपने राजा पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन समय आने पर सच्चाई को सामने लाना भी उसका कर्तव्य होता है। अकबर ने दरबार के सामने बीरबल को फिर से सर्वोच्च मंत्री का दर्जा प्रदान किया और उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दीं। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, यदि हमारे पास धैर्य, बुद्धिमत्ता और सच्चाई का साथ है तो हम किसी भी संकट से बाहर निकल सकते हैं। बीरबल को झूठे आरोप में फंसाया गया, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया, न ही जल्दबाजी में कोई कदम उठाया। उन्होंने संयम रखा, योजना बनाई और आखिरकार असली दोषी को सामने लाकर राजा का विश्वास पुनः अर्जित किया। बीरबल की यही विशेषता उन्हें अकबर के दरबार का अमूल्य रत्न बनाती है।
अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और झूठा गवाह। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धि, धैर्य और न्याय की भावना से सच्चाई को उजागर किया जा सकता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को साजिश में फंसाया गया और बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल उसे निर्दोष सिद्ध किया, बल्कि असली अपराधी को भी सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक व्यापारी का विवाद। एक दिन की बात है, दरबार में एक प्रतिष्ठित व्यापारी हरिराम न्याय की गुहार लेकर पहुंचा। उसके साथ था उसका पड़ोसी व्यापारी जगनलाल। हरिराम ने बताया, जहां पनाह, मैं और जगनलाल वर्षों से अच्छे पड़ोसी रहे हैं। कुछ समय पहले मैंने इनसे 5,000 सोने की मुद्राएं उधार ली थीं और यह वादा किया था कि 2 महीने में लौटा दूंगा। समय पर मैंने पूरी राशि लौटा भी दी, लेकिन अब यह झूठा दावा कर रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं लौटाया। अकबर ने दोनों पक्षों की बात सुनी। जगनलाल ने कहा, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। न तो इसने पैसे लौटाए और न ही मेरे पास इसका कोई दस्तावेज है जो इसे साबित कर सके। मैं केवल गवाहों के आधार पर यह बात कर रहा हूं। अकबर बोले, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? जी हाँ, मेरे पास मेरे नौकर रमेश और मेरा भतीजा शिवकुमार है, जिन्होंने मुझे पैसे देते हुए हरिराम को देखा था। हरिराम ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं उस दिन अकेला ही उनके घर गया था। मैंने पैसे लौटा दिए थे, लेकिन कोई गवाह नहीं था, क्योंकि यह एक आपसी विश्वास का मामला था। अकबर ने स्थिति को गंभीर पाया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल को सौंपा गया मामला। अकबर बोले, बीरबल, यह मामला कठिन है। एक ओर हरिराम के पास कोई गवाह नहीं, दूसरी ओर जगनलाल के पास 2 गवाह हैं। फिर भी मुझे संदेह है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। यह मामला तुम्हें सौंपता हूं। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से देखा और बोला, मुझे 1 दिन का समय दीजिए, जहां पना मैं सच्चाई का पता लगा लूंगा। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने सबसे पहले गवाहों को दरबार में बुलाया, रमेश नौकर और शिवकुमार भतीजा। उन्होंने दोनों से अलग अलग प्रश्न पूछे, लेकिन उनकी बातों में विरोधाभास पाया। रमेश ने कहा, मैंने पैसे देते समय हरिराम को खड़ा देखा था। जबकि शिवकुमार ने कहा, मैं अंदर बैठा था और हरिराम पैसे लेकर बाहर निकला था। बीरबल मुस्कराए, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। उस सच्चाई की कुर्सी का नाटक। अगले दिन बीरबल ने एक साधारण सी पुरानी लकड़ी की कुर्सी मंगवाई और दरबार के मध्य में रखवा दी। फिर उन्होंने कहा, यह कुर्सी सच्चाई की कुर्सी है। जो भी इस पर बैठेगा, उससे झूठ नहीं बोला जाएगा। मैं चाहता हूं कि पहले रमेश इस पर बैठे और पूरी घटना बताए। रमेश कुर्सी पर बैठा और जैसे ही बीरबल ने सवाल पूछा, वह हकलाने लगा। उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसने रटैटाए उत्तर दिए, लेकिन उसकी आंखों की घबराहट कुछ और ही बयान कर रही थी। फिर शिवकुमार आया। वह तो घबराहट में खुद ही बोल बैठा, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे तो चाचा ने कहा था, बस हाँ कहना। बीरबल मुस्कराए। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल की युक्ति उजागर होती है। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या तमाशा है? क्या यह कुर्सी सच में जादुई है? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, यह एक सामान्य लकड़ी की कुर्सी है। लेकिन मैंने इसे सच्चाई की कुर्सी कहकर इनके मन में डर भर दिया। जो झूठ बोलता है वह भयभीत हो जाता है। रमेश और शिवकुमार दोनों ही झूठे हैं और इनके चेहरे से साफ था कि यह गवाही झूठी है। अकबर ने दोनों गवाहों को सिपाहियों के हवाले कर दिया।
उन्होंने तुरंत कबूल कर लिया कि उन्हें झूठी गवाही देने के लिए जगनलाल ने पैसे दिए थे। असली अपराधी की पहचान। अब बीरबल ने जगनलाल से पूछा, क्यों, अब भी कुछ कहना चाहते हो? जगनलाल गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मैंने यह सब लालच में किया। हरिराम मुझे व्यापार में टक्कर दे रहा था, इसलिए मैं चाहता था कि उसकी साख खत्म हो जाए। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने केवल एक निर्दोष को बदनाम नहीं किया, बल्कि न्याय प्रणाली को भी नीचा दिखाने की कोशिश की। न्याय और दंड। अकबर ने आदेश दिया कि जगनलाल से 5,000 मुद्राएं दंडस्वरूप ली जाएंगी और हरिराम को सार्वजनिक रूप से न्याय दिया जाएगा। साथ ही गवाहों को भी 1 महीने के कारावास की सजा दी गई ताकि वे भविष्य में कभी झूठ के लिए बिके नहीं। अंतिम संवाद और शिक्षा। बीरबल ने दरबार में कहा, जहां सच्चाई के सामने झूठ खड़ा किया जाए, वहां केवल बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। अगर हम केवल सबूतों पर निर्भर रहते, तो हरिराम निर्दोष होते हुए भी अपराधी सिद्ध हो जाता। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि न्याय केवल किताबों से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से होता है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि झूठ अधिक देर तक नहीं टिक सकता। सच्चाई को साबित करने के लिए संयम और सूझबूझ आवश्यक है। झूठे गवाह केवल अपराध को और बढ़ाते हैं। बीरबल की चतुराई, सूझबूझ और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिला और समाज को एक आवश्यक सीख मिली कि न्याय तभी सार्थक होता है जब उसमें सच्चाई और विवेक का समावेश हो। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और अनमोल हार की चोरी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारत के इतिहास में बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्याय का प्रतीक मानी जाती है। बीरबल की उपस्थिति से अकबर का दरबार जीवंत रहता था और जटिल से जटिल समस्याएं सुलझती थीं। प्रस्तुत कहानी एक ऐसी रहस्यमयी चोरी की है जिसमें एक अनमोल हार गायब हो जाता है, शक एक बेगुनाह पर जाता है और बीरबल अपनी सूझबूझ से सच्चाई को सामने लाते हैं। शाही उत्सव और उपहार। एक बार सम्राट अकबर के महल में एक भव्य उत्सव आयोजित किया गया। यह उत्सव खास था क्योंकि फारस के सम्राट का एक दूत विशेष उपहार लेकर आया था। उस उपहार में सबसे खास चीज थी एक नायाब हीरों से जड़ा हुआ हार, जो फारसी शाही खानदान की पहचान था। अकबर उस हार से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वह हार अपनी प्रिय बेगम जोधा बाई को उपहार में दे दिया। हार अत्यंत कीमती था, उसमें 7 बड़े हीरे, 4 लाल माणिक और अनेक मोती जड़े थे। उसकी कीमत इतनी थी कि एक छोटे राज्य का खजाना खरीदा जा सकता था। जोधा बाई ने वह हार बड़े प्रेम से एक रेशमी कपड़े में लपेटकर अपने विशेष कक्ष में रख दिया। हार की रहस्यमयी चोरी। कुछ ही दिनों बाद जोधा बाई ने देखा कि वह हार गायब है। उन्होंने तुरंत रानियों की मुख्य सेविका को बुलाया, लेकिन सब जगह तलाश के बाद भी हार नहीं मिला। पूरा महल परेशान हो उठा। अकबर को जब यह खबर मिली तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत महल के मुख्य सुरक्षा अधिकारी और खुफिया प्रमुख को बुलाया। यह मेरे सम्मान और साम्राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इतने कीमती हार की चोरी कैसे हो सकती है, और वह भी महल के अंदर? अकबर गरजे। सुरक्षा अधिकारी ने कहा, जहांपनाह, यह काम कोई बाहर का नहीं हो सकता। यह काम किसी अंदर के आदमी का है। शक एक सेविका पर। खोजबीन के दौरान एक सेविका, कुसुम, पर संदेह गया। वह जोधा बाई की कक्ष सेविका थी और उस दिन ड्यूटी पर भी थी। उसकी झोली से एक छोटा रेशमी टुकड़ा बरामद हुआ, जो उस हार के कपड़े से मेल खाता था। बस बिना ज्यादा विचार किए सारा दोष उसी पर मढ़ दिया गया।
सेविका ने रोते हुए कहा, हुजूर, मैं निर्दोष हूं। मैं तो उस दिन केवल साफ सफाई कर रही थी। यह कपड़ा मुझे जमीन पर पड़ा मिला था, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। अकबर ने आदेश दिया, यदि अगले 3 दिन में हार नहीं मिला तो इस सेविका को जेल भेज दिया जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल की एंट्री। बीरबल उस समय एक अन्य राज्य के दौरे से लौटे ही थे। उन्होंने जब यह घटना सुनी तो तुरंत जोधाबाई और सेविका से बात की। सेविका कुसुम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, मैं सच कह रही हूं। मैंने कोई हार नहीं चुराया। मेरी जान जाए पर झूठ नहीं बोलूंगी। बीरबल ने उसके चेहरे की मासूमियत देखी और बोले, सच और झूठ की पहचान आंखों से होती है, कागजों से नहीं। मैं इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। बीरबल की खोजबीन। बीरबल ने सबसे पहले उस कमरे का मुआयना किया जहां हार रखा गया था। उन्होंने ध्यान से दीवारें, अलमारियां, खिड़कियां और फर्श देखा। उन्हें सब कुछ सामान्य लगा, सिवाय एक बात के, एक कोने में लगे पर्दे के पीछे धूल कुछ ज्यादा साफ थी, जैसे हाल ही में किसी ने वहां से कुछ हटाया हो। उन्होंने उस कोने की दीवार खटखटाई और पाया कि एक ईंट कुछ ढीली है। उन्होंने तुरंत उस ईंट को निकलवाया, लेकिन वहां हार नहीं था। पर उन्होंने समझ लिया कि चोर को रास्ता मिल चुका है। फिर उन्होंने सेविकाओं, पहरेदारों और रसोई के नौकरों से एक-एक कर पूछताछ की। अधिकतर ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, पर एक बूढ़े दरबान ने बताया, साहब, उस रात एक अजनबी बिल्ली को देखा था जो जोधाबाई के कक्ष के पास घूम रही थी। बिल्ली पर सुनहरा कपड़ा फंसा हुआ था। बीरबल की आंखें चमक उठीं। बिल्ली और रहस्य। बीरबल को तुरंत समझ में आ गया कि यह बिल्ली शायद असली बिल्ली नहीं थी। उन्होंने रात्रिकालीन पहरेदारों को बुलाया और पूछताछ की। काफी दबाव डालने पर एक चौकीदार ने बताया, हुजूर, उस रात दरबार के मंत्री शौकत अली देर रात महल के अंदर गए थे। उन्होंने कहा था कि रानी साहिबा ने उन्हें बुलाया है। जब जोधाबाई से पूछा गया तो उन्होंने बताया, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया था। बीरबल अब पूरी तरह समझ गए, शौकत अली, जो अकबर के दरबार में ऊंचा पद रखते थे और दरबार में काफी समय से अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, शायद हार के पीछे वही हैं। बीरबल का जाल। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा करवाई कि महल में जो भी चोर है उसे एक बार और मौका दिया जा रहा है। अगर वह अगली सुबह सूरज उगने से पहले हार को पवित्र तुलसी के पौधे के नीचे रख देगा तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा। यह सुनकर दरबार में खलबली मच गई। बीरबल जानबूझकर यह सूचना फैला रहे थे ताकि चोर डरकर कुछ हरकत करे। रात को बीरबल ने महल के चारों कोनों पर गुप्त सिपाही तैनात कर दिए, विशेष रूप से तुलसी के पौधे के पास। असली चोर पकड़ा गया। अगली सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले सिपाहियों ने देखा कि एक लंबी काया धीरे से तुलसी के पास आ रही है। उसने एक रेशमी कपड़ा नीचे रखा और चुपचाप लौटने लगी। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। वह कोई और नहीं, दरबार का मंत्री शौकत अली था। जब बीरबल और अकबर के सामने उसे लाया गया तो उसने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हार कीमती समझकर लेना चाहता था और सोचा था कि कोई सेविका उस पर दोषी मानी जाएगी। अकबर का क्रोध और बीरबल की प्रशंसा। अकबर गुस्से से कांप उठे, शर्म करो। तुमने न केवल महल की गरिमा को ठेस पहुंचाई बल्कि एक मासूम स्त्री पर झूठा दोष भी लगाया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह पाप चाहे जितना भी छुपे, उसका चेहरा एक दिन उजागर हो ही जाता है। कुसुम निर्दोष थी, पर अगर हमने समय पर न्याय नहीं किया होता तो एक बेगुनाह को सजा मिल जाती। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा,
बीरबल, एक बार फिर तुमने यह साबित कर दिया कि चतुराई, धैर्य और इंसानियत से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। न्याय और सम्मान। शौकत अली को सभी पदों से हटा दिया गया और उसे वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई। कुसुम को सम्मानपूर्वक पदोन्नत किया गया और साथ ही एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली भी दी गई। बीरबल को राजा ने विशेष रूप से सम्मानित किया और कहा, आज महल को केवल एक हार नहीं बल्कि न्याय और सच्चाई भी वापस मिली है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए संयम, तर्क और गहरी सोच की आवश्यकता होती है। शक की बुनियाद पर कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। सत्य को छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, वह एक दिन सामने आता ही है। बुद्धिमान व्यक्ति संकट को अवसर में बदल सकता है। बीरबल की यही विशेषता थी, वह केवल समस्या हल नहीं करते थे बल्कि लोगों को सोचने का तरीका सिखाते थे। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और झूठे साधु का पर्दाफाश। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय जनमानस में गहराई से रची बसी हैं। ये न केवल मनोरंजक होती हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी पढ़ाती हैं, जैसे न्याय, बुद्धिमत्ता, नैतिकता और इंसानियत। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक ढोंगी साधु ने पूरे शहर को भ्रमित कर रखा था और कैसे बीरबल ने उसकी असलियत उजागर की। शहर में नए साधु का आगमन। एक दिन आगरा शहर में एक अजीब घटना घटी। शहर के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुराने मंदिर में एक साधु का आगमन हुआ। वह ऊंचे लंबे शरीर वाला, सफेद दाढ़ी और भगवे वस्त्र में लिपटा हुआ व्यक्ति था। उसने घोषणा की कि वह तपस्वी है जिसने 20 वर्षों तक हिमालय में तप किया है और अब वह जनकल्याण के लिए यहाँ आया है। लोग उसकी बातों और आभा से इतने प्रभावित हुए कि शीघ्र ही उसका नाम महातपस्वी श्री 108 दिव्यदर्शन महाराज पड़ गया। वह बहुत कम बोलता था, आंखें बंद रखता था और कहता था कि केवल शुद्ध आत्मा वाले ही उसकी बात सुन सकते हैं। लोग उसे चढ़ावे चढ़ाने लगे, फल, फूल, मिठाई, पैसे, सोने चांदी की वस्तुएं। धीरे धीरे उसके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी और मंदिर में भीड़ उमड़ने लगी। राजा अकबर को सूचना। दरबार में इस साधु की चर्चा पहुंची। कई मंत्री और दरबारी उसकी महिमा गाने लगे। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, वह साधु बहुत सिद्ध पुरुष है। उसने एक रोगी को पानी से ठीक कर दिया और एक अंधे को आशीर्वाद देकर दृष्टि दी। राजा अकबर ने कहा, यह तो अद्भुत है। हमें भी उनके दर्शन करने चाहिए। क्या बीरबल भी मिल चुके हैं उनसे? दूसरा दरबारी बोला, हुजूर, बीरबल तो उनकी बातों को झूठा बता रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यह सब एक दिखावा है। अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुम क्यों ऐसा सोचते हो कि वह साधु ढोंगी है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, असली साधु दिखावा नहीं करता और जो दिखावे से अपनी सिद्धि सिद्ध करे वह केवल आम जनता को ठगने वाला होता है। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, अब तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। यदि वह साधु सच्चा निकला तो तुम्हें दंड मिलेगा और यदि वह झूठा निकला तो तुम्हें पुरस्कार। बीरबल ने सिर झुकाया, मंजूर है जहांपनाह। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने साधु के मंदिर का निरीक्षण शुरू किया। वह आम जनता की तरह एक दिन वहां पहुंचे, साधारण वस्त्रों में। उन्होंने देखा कि साधु के चारों ओर कुछ युवा शिष्य हैं जो लोगों से चढ़ावा लेते हैं, भीड़ को नियंत्रित करते हैं और साधु के चमत्कारों की कहानियां फैलाते हैं। बीरबल ने देखा कि हर रोगी या पीड़ित व्यक्ति से पहले उसके बारे में जानकारी ली जाती है, फिर साधु तप से आंखें खोलकर उसे आशीर्वाद देता है और कुछ विशेष मंत्र बुदबुदाता है।
एक दिन बीरबल एक बूढ़े व्यक्ति के साथ गया जिसे लकवा मार गया था। साधु ने कहा, तुम्हारा कर्म भूतपूर्व पापों से भरा है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हें धीरे धीरे ठीक कर देगा। भीड़ ने तालियां बजाईं, पर बीरबल को कुछ अजीब सा लगा। साधु किसी को ठीक नहीं कर रहा था, बस ऐसी बातें करता था जो कोई भी जानकार कह सकता था। बीरबल की योजना। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने दरबार के एक नाटक मंडली को बुलाया और एक जवान व्यक्ति को बूढ़े का रूप दिया। उसे चलने में लाचारी, आंखों से अंधापन और बोलने में लड़खड़ाहट सिखाई गई। फिर वह बीमार व्यक्ति साधु के पास पहुंचा। साधु ने हमेशा की तरह आंखें बंद रखीं। शिष्यों ने कुछ संकेत दिए और फिर साधु ने घोषणा की, इसका जीवन शेष नहीं। लेकिन यदि यह सोने की अंगूठी और 5 चांदी के सिक्के मंदिर को दान दे तो मैं भगवान से विनती कर सकता हूं। भीड़ हैरान रह गई और वह बीमार व्यक्ति अपने चंदे के साथ लौट गया। बीरबल की चाल सफल हुई। वह जान गए कि साधु के चमत्कार केवल संकेत और पहले से मिली जानकारी पर आधारित हैं। असली जाल। अब बीरबल ने असली योजना बनाई। उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति तैयार किया जो पूरी तरह अंधा होने का अभिनय करता था। उसकी आंखों में काजल और उसके हाथ में छड़ी थी। भीड़ के सामने उसने कहा कि वह जन्म से अंधा है। साधु ने फिर आंखें बंद कीं और आशीर्वाद दिया, जा पुत्र, तुझे दृष्टि मिलेगी, तू अब देख सकेगा। उसी समय बीरबल ने दूर से जोर से कहा, देखो, सामने से एक हाथी आ रहा है। अभिनय कर रहा व्यक्ति डर से पीछे हट गया। भीड़ हैरान रह गई। बीरबल आगे आए और बोले, अगर यह अंधा था तो हाथी कैसे देख लिया? भीड़ में सन्नाटा छा गया। पर्दाफाश। बीरबल ने सभी के सामने कहा, यह साधु ढोंगी है। यह केवल पहले से मिली जानकारी के आधार पर चमत्कार दिखाता है। इसकी सिद्धि केवल अभिनय है और इसके शिष्य केवल ठग हैं। बीरबल ने उन शिष्यों को पकड़वाया और उनमें से एक डर के मारे सब कुछ उगल बैठा। हुजूर, हम लोगों से जानकारी इकट्ठा करते थे और फिर साधु को बताते थे। वह उसी आधार पर चमत्कार करता था। साधु को पकड़ लिया गया और दरबार में लाया गया। दरबार में फैसला। अकबर ने साधु से पूछा, क्या तुमने वाकई तप किया है? साधु चुप रहा। अकबर बोले, सच बोलो वरना दंड और कड़ा होगा। साधु बोला, मैं एक साधारण अभिनेता था हुजूर। मैं जानता था कि लोग चमत्कारों के पीछे भागते हैं। इसी का फायदा उठाकर मैंने यह रूप अपनाया। अकबर ने क्रोध में कहा, तुमने न केवल भगवान का अपमान किया बल्कि जनता की आस्था के साथ धोखा किया। न्याय और दंड। अकबर ने आदेश दिया कि साधु को कठोर दंड दिया जाए। उसे कारागार में रखा जाएगा और जो दान इकट्ठा हुआ था वह जनता को वापस किया जाएगा। बीरबल को राजा ने विशेष सम्मान दिया और कहा, तुमने एक बार फिर न्याय और सच्चाई की रक्षा की है। जो लोग धर्म का चोला ओढ़कर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उन्हें समाज से निकाल फेंकना चाहिए। निष्कर्ष। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं, आस्था का लाभ उठाना सबसे बड़ा पाप है। सच्चे धर्म का आधार सत्य और सेवा है, न कि चमत्कारों का ढोंग। समाज को ऐसे धोखेबाजों से बचाने के लिए बुद्धिमानों की आवश्यकता होती है। बीरबल जैसे व्यक्ति समाज की आंखें होते हैं, जो सच्चाई का आईना दिखाते हैं। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की सच्चाई की तलवार। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, बल्कि जीवन को समझने की गहरी दृष्टि भी देती हैं। इस कहानी में एक गंभीर धोखे का पर्दाफाश होता है, जहां बीरबल ने अपनी बुद्धि
विवेक और न्यायप्रियता से एक बड़ी साजिश को उजागर किया। यह कहानी सच्चाई की तलवार के प्रतीक से जुड़ी हुई है, जिससे बीरबल ने न्याय की जीत सुनिश्चित की। दरबार में हंगामा। एक दिन की बात है। दरबार लगा हुआ था जब एक उच्च कुलीन राजपुरुष वीरभद्र सिंह तेजी से महल में प्रवेश करता है। उसके साथ थे कुछ सैनिक और एक व्यापारी जिसका नाम गोविंददास था। वीरभद्र सिंह ने अकबर के सामने झुकते हुए कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति गोविंददास एक चोर है। इसने मेरी तलवार चुराई है, जो मेरे पिताजी की अंतिम स्मृति थी और मेरे राज्य की शान का प्रतीक भी। मैंने इसे एक बार देखने के लिए दी थी, लेकिन अब यह कह रहा है कि तलवार उसकी है। न्याय की गुहार लेकर आया हूं। राजा अकबर ने तुरंत गोविंददास से पूछा, क्या यह आरोप सही है? गोविंददास ने दृढ़ता से कहा, हुजूर, यह तलवार मेरी है। मैंने इसे कश्मीर के एक लुहार से बनवाया था। वीरभद्र झूठ बोल रहा है। हाँ, इसने मुझसे यह उधार मांगी थी, लेकिन अब वह इसे हड़पना चाहता है। बात बहुत उलझ चुकी थी। कोई दस्तावेज, रसीद या प्रमाण नहीं था। सिर्फ दोनों के बयान थे। ऐसे समय पर बीरबल को बुलाया गया। बीरबल की पहली जांच। बीरबल दरबार में आए और दोनों पक्षों को गहराई से देखा। उन्होंने दोनों से तलवार देखने की अनुमति मांगी। तलवार सच में बेशकीमती और अद्वितीय दिख रही थी। सोने और चांदी की जड़ाई और मूंगे से जड़ा हुआ मूठ। उस पर फारसी में कुछ लिखा भी था। बीरबल ने तलवार को उठाया और कहा, यह तलवार सुंदर है, लेकिन यह तय करना कठिन है कि असली मालिक कौन है। परंतु सच्चाई को उजागर करने का एक उपाय है। अकबर बोले, वह क्या उपाय है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, इस तलवार को हम आधा आधा काटकर दोनों को दे देते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। वीरभद्र सिंह चिल्लाया, नहीं, यह तलवार मेरी पिताजी की निशानी है। मैं इसे टूटता नहीं देख सकता। मैं इसे छोड़ता हूं। जबकि गोविंददास बोला, अगर मुझे आधी तलवार भी मिल जाए तो चलेगा। आखिरकार इसकी कीमत बहुत है। बीरबल ने तलवार को अकबर को वापस दी और कहा, जहांपनाह, अब फैसला आपके सामने है। असली मालिक वो है जो मूल्य से अधिक भावनात्मक जुड़ाव रखता है। यह तलवार वीरभद्र सिंह की है। मामला सुलझ गया या नहीं? अकबर ने फैसला सुना दिया और तलवार वीरभद्र सिंह को दे दी। सबने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। 3 दिन बाद बीरबल ने अकबर से मिलने की अनुमति मांगी और कहा, जहांपनाह, मुझे संदेह है कि इस मामले में कुछ रहस्य अभी भी छिपा है। अकबर चौंके, क्या मतलब? बीरबल ने कहा, मैंने उस तलवार को जांचने के लिए अपने एक गुप्तचर को भेजा था। उस पर जो फारसी लिपि है वह पिछले साल की तारीख को दर्शाती है और यह बताती है कि यह तलवार ईरान में बनाई गई थी। जबकि वीरभद्र सिंह कहता है कि यह उसके पिताजी की स्मृति है, जो 5 वर्ष पूर्व ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। बीरबल की गुप्त योजना। बीरबल ने गुप्त रूप से अपने लोगों को वीरभद्र सिंह और गोविंददास के पीछे लगाया और एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। दरअसल वीरभद्र सिंह ने गोविंददास से यह तलवार खरीदने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब गोविंददास ने इसे देने से मना कर दिया तो उसने एक साजिश रची। उसने गोविंददास को दरबार में घसीटकर यह कहकर बदनाम करने की कोशिश की कि वह चोर है, क्योंकि अगर वह न्यायालय में जीत जाता तो उसे मुफ्त में तलवार मिल जाती। बीरबल ने एक योजना बनाई और गोविंददास को बुलाया।
असली परीक्षा तलवार की आत्मा। बीरबल ने एक सार्वजनिक सभा रखी और वहां कहा, हमने एक तांत्रिक से संपर्क किया है जो तलवारों की आत्मा से बात कर सकता है। आज हम तलवार से ही पूछेंगे कि उसका असली मालिक कौन है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। वीरभद्र सिंह थोड़ा असहज हुआ। बीरबल ने एक बुजुर्ग साधु को बुलाया जो वास्तव में बीरबल का वेश बदला हुआ गुप्तचर था। उसने आंखें मूंद लीं और तलवार को हाथ में लेते हुए मंत्र पढ़ने लगा। कुछ क्षणों के बाद वह बोला, यह तलवार कह रही है कि इसे एक व्यापारी ने कश्मीर से मंगवाया था। इसका असली मालिक वही है जिसने इसे अपने पैसे से बनवाया और वर्षों तक संभाला। अब बीरबल ने वीरभद्र से पूछा, क्या आप अभी भी कहेंगे कि यह आपकी पैतृक स्मृति है? वीरभद्र सिंह अब पसीना पसीना था। अंततः उसने सबके सामने स्वीकार कर लिया कि उसने यह सब एक साजिश के तहत किया था। न्याय और सजा। अकबर ने बहुत गुस्से में कहा, वीरभद्र सिंह, तुमने न केवल एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की बल्कि दरबार और न्याय को भी अपमानित किया। तुम्हें 3 महीने की सजा दी जाती है और गोविंददास को मुआवजा भी दिया जाएगा। तलवार गोविंददास को लौटा दी गई। बीरबल का संदेश। अंत में बीरबल ने दरबार में कहा, सिर्फ भावनाओं और चालाकी से न्याय नहीं होता। न्याय के लिए केवल बुद्धि नहीं बल्कि सत्य की गहराई में जाकर तर्क, प्रमाण और अनुभव की आवश्यकता होती है। यदि हम उस दिन भावनाओं के आधार पर फैसला करते रहते तो सच्चाई कहीं खो जाती। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने फिर सिद्ध किया कि सच्चाई की तलवार सबसे तेज होती है, वह जो किसी को काटे नहीं पर सब झूठ को चीर कर सच्चाई को सामने लाती है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य की परख केवल प्रत्यक्ष बातों से नहीं होती बल्कि गहराई से जांच करनी होती है। झूठ चाहे कितना भी सजाया जाए, अंत में उजागर हो ही जाता है। न्याय को सही दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति हमें सिखाते हैं कि धैर्य, विवेक और सत्य की खोज से ही न्याय संभव है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की गूंगी गवाही। शाहीन की फरियाद। साल 1579 का समय था। बादशाह अकबर का दरबार पूरे यश और गरिमा से गूंज रहा था। दूर दूर से लोग न्याय और सहायता के लिए इस दरबार में आते थे। एक दिन एक साधारण सी महिला फटी पुरानी साड़ी में दरबार में पहुंची। वह कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। अकबर ने पूछा, कौन हो तुम और क्या फरियाद है तुम्हारी? महिला बोली, हुजूर, मेरा नाम शाहीन है। मैं आगरा के बाहर एक गांव में रहती हूँ। मेरे पति एक सुनार थे जिनका नाम था इब्राहिम। 2 हफ्ते पहले उनकी हत्या कर दी गई। गांव वाले कहते हैं कि यह एक डकैती थी, लेकिन मुझे यकीन है कि यह कोई परिचित आदमी था। मेरे पास न कोई गवाह है न ही कोई समर्थन। मेरा एकमात्र सहारा हमारी गाय गौरी है जो उस रात वहां मौजूद थी। वह सब कुछ देख चुकी है। पूरा दरबार एकदम सन्न रह गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आप कहना चाहती हैं कि गाय गवाह है? महिला ने सिर हिलाया, हाँ हुजूर। वह बोल नहीं सकती, लेकिन अगर कोई उसका भरोसा जीत सके तो वह इशारों से जरूर पहचान सकती है कि हत्यारा कौन है। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए बीरबल की ओर देखा। जांच की शुरुआत। बीरबल ने शाहीन और गाय को देखने की अनुमति मांगी। अगली सुबह वह गांव पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि इब्राहिम एक नेकदिल आदमी था और उसका गांव के 2 लोगों से पुराना विवाद था, एक साहूकार हरिराम और दूसरा था फजलू जो पेशे से लोहार था। बीरबल ने दोनों को बुलवाया और उनसे सामान्य बातचीत की।
हरिराम ने कहा, इब्राहिम अच्छा आदमी था, लेकिन वह हमेशा मेरी उधारी चुकाने में देरी करता था। फजलू बोला, वह थोड़ा घमंडी हो गया था, बस। हम सब दोस्त थे। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। गूंगी गवाह का परीक्षण। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने गांव के मैदान में सभी संदिग्धों को बुलाया। वहां पर शाहीन की गाय गौरी को भी लाया गया। मैदान के चारों ओर गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। बीरबल ने घोषणा की, आज हम इस गूंगी गवाह से पूछेंगे कि हत्यारा कौन है। यह गाय जिस किसी के पास जाएगी और अधिक समय रुकेगी, वही हत्यारा होगा। लोग हंस पड़े। किसी को यकीन नहीं हुआ। बीरबल ने सब संदिग्धों के हाथों में गुड़ रखवाया और कहा, गौरी को हर कोई अपना हाथ दिखाए। जिसे देखकर वह विचलित हो जाए या पास न जाए, वही शक के घेरे में आएगा। एक एक करके सबने हाथ आगे किए। गाय हरिराम के पास आई, सूंघकर चुपचाप चली गई। फिर आई रमजान लोहार के पास, जिसे गांव में सब पसंद करते थे, और वहीं कुछ देर रुक गई। फिर आई फजलू के पास, गाय पास आकर अचानक पीछे हट गई। उसकी आंखों में घबराहट सी दिखी और उसने एक हल्की सी हूहू की आवाज निकाली। पूरा गांव चौंक गया। बीरबल मुस्कराया। बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने गाय को कुछ देर बाद आराम करने भेज दिया और दरबार में वापस गया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब हमें फजलू से पूछताछ करनी होगी। वह निर्दोष नहीं लग रहा। अकबर ने आदेश दिया, फजलू को पकड़कर दरबार लाया जाए। दरबार में बीरबल ने कहा, फजलू, तुम्हारे पास अगर सच्चाई है तो अभी बता दो। गाय ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, वह साफ संकेत है कि वह तुम्हें पहचानती है, लेकिन डरी हुई है। फजलू बोला, एकदम जानवर की हरकत से आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। बीरबल हंसे, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ और भी है। उन्होंने अपने सेवकों से एक झोली मंगवाई, जिसमें इब्राहिम के घर से मिली चूड़ी, खून से सना एक कपड़ा और कुछ लोहे के टुकड़े थे। बीरबल ने कहा, ये लोहे के टुकड़े तुम्हारे घर से बरामद हुए हैं। इनकी आकृति और बनावट इब्राहिम के घर में लगी खिड़की के जाल जैसी ही है, जिसे काटा गया था। इसके अलावा जो कपड़ा मिला, उस पर लोहे के धूल के साथ साथ उस रंग की पॉलिश है जो तुम अपने औजारों पर करते हो। फजलू अब भी चुप रहा। सच का सामने आना। बीरबल ने एक आखिरी चाल चली। उन्होंने कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो उस गाय के सामने दोबारा जाओ। अगर वह तुम्हारे पास शांति से आती है तो हम मान लेंगे कि तुम निर्दोष हो। फजलू को मजबूरी में जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही वह पास गया, गाय बुरी तरह रंभाने लगी और भागने लगी। फजलू अब डर गया और रोने लगा। उसने कबूल कर लिया, हाँ, मैंने ही मारा था इब्राहिम को। उसने मुझे एक नकली गहना बनवाने से मना कर दिया था और मेरी चोरी की पोल खोलने की धमकी दी थी। मैंने गुजारिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो मैंने एक रात उसके घर में घुसकर उसे मार दिया और भाग गया। अकबर का न्याय और बीरबल की प्रशंसा। दरबार में जब यह सब बताया गया, अकबर बहुत प्रसन्न हुए। बीरबल, तुमने न केवल एक अबला नारी की गुहार सुनी, बल्कि एक डम्ब जानवर की भाषा को भी समझकर सच्चाई को सामने लाया। तुम्हारी यह बुद्धिमत्ता असाधारण है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, कभी कभी सच्चाई बोलने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। भावना, व्यवहार और प्रतिक्रिया भी उतनी ही प्रबल गवाही देती है जितनी एक जुबान देती है। अकबर ने फजलू को कड़ी सजा देने का आदेश दिया और शाहीन को न्याय दिलवाया। कहानी से शिक्षा।
इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। एक, सत्य के संकेत हर जगह होते हैं, बस उन्हें समझने की जरूरत होती है। दो, बुद्धिमत्ता केवल किताबों से नहीं, अनुभव और निरीक्षण से आती है। तीन, न्याय को केवल मानव गवाहों पर नहीं, परिस्थिति और व्यवहार के विश्लेषण पर भी आधारित किया जा सकता है। चार, कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह देता है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की 3 शर्तें। कहानी की शुरुआत। एक दिन दरबार में एक विचित्र मामला सामने आया। एक धनी जमींदार, जिसका नाम था रणजीत सिंह, दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, जहांपनाह, मेरे खेतों में काम करने वाला एक किसान मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने उसे 2 महीने पहले 100 रुपए उधार दिए थे, यह वादा करके कि वह हर हफ्ते 1 रुपया लौटाएगा। लेकिन उसने अब तक सिर्फ 2 रुपए लौटाए हैं। मैं चाहता हूं कि उसे सजा दी जाए। अकबर ने किसान को बुलवाया। वह एक दुबला-पतला, साधारण वेशभूषा वाला इंसान था, जिसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। वह हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैंने रणजीत साहब से सच में पैसे लिए थे, लेकिन उसके बाद मेरी फसल खराब हो गई। मैंने जब भी कुछ कमाया, उनके पैसे लौटाए। लेकिन वे अब कह रहे हैं कि मैं उनका दुश्मन हूं और वे मुझसे मेरी जमीन और जानवर छीनना चाहते हैं। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब यह न्याय तुम्हें करना है। बीरबल मुस्कराए और बोले, मैं किसान और रणजीत दोनों की परीक्षा लूंगा, जिससे सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को अलग अलग स्थानों पर बुलवाया और प्रत्येक से कुछ सवाल पूछे। फिर उन्होंने अकबर से 3 दिन का समय मांगा। 3 दिन बाद बीरबल ने दरबार में सबको बुलवाया और कहा, मैंने इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए कुछ शर्तें तय की हैं। यदि दोनों व्यक्ति मेरी इन शर्तों को पूरा करें तो मैं निर्णय दूंगा, वरना यह मामला अधूरा रह जाएगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने कहा, शर्त पहली, दोनों पक्ष अपने अपने गांव के 5 लोगों को गवाह के रूप में लेकर आएंगे, जो बताएंगे कि कौन सच्चा है। शर्त दूसरी, रणजीत सिंह को अगले 3 दिन तक केवल वही भोजन करना होगा जो एक किसान खाता है। शर्त तीसरी, किसान को अगले 3 दिन एक अमीर आदमी की तरह जीवन बिताना होगा, जिसमें वह रोज नहाए, साफ कपड़े पहने और दिन में 2 बार सेवकों से भोजन कराए। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। रणजीत सिंह बोला, यह कैसी शर्तें हैं? मैं अमीर आदमी हूं। किसान का जीवन जीना मेरे लिए अपमानजनक है। किसान भी थोड़ा चौंका, लेकिन फिर धीरे से बोला, अगर बीरबल साहब ने कहा है तो मैं करूंगा। अकबर ने कहा, बीरबल की बुद्धि पर हमें भरोसा है। शर्तें मानी जाएंगी। 3 दिन का परीक्षण। पहला दिन, कठिनाई की शुरुआत। रणजीत सिंह को गांव में उसी किसान के घर ठहराया गया। सुबह उसे बिना नहाए, बिना चाय के खेत पर हल चलाने भेजा गया। उसके नाखूनों में मिट्टी भर गई, पीठ में दर्द हुआ और वह पसीने से तर हो गया। दोपहर को उसे मोटे बाजरे की रोटी और प्याज दिया गया। दूसरी ओर किसान को महल के अतिथि कक्ष में ठहराया गया। सुबह गुलाब जल से स्नान कराया गया, रेशमी वस्त्र पहनाए गए और नौकरों ने भोजन परोसा। वह थोड़े असहज थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ विनम्रता से स्वीकार किया। दूसरा दिन, अहंकार का ह्रास। रणजीत सिंह की हालत और खराब हो चुकी थी। उसका शरीर थक गया था और रात को खुले में मच्छरों से सोना पड़ा। तीसरे दिन 2 बार खेतों में बैलों के साथ हल चलवाया गया। किसान को अब महल में रहने की आदत सी लगने लगी थी। वह सबको धन्यवाद देता, लेकिन विनम्रता से कहता, यह सब क्षणिक है, मैं गरीब ही ठीक हूं।
चौथा दिन गवाही का दिन। बीरबल ने दोनों से पूछा, रंजीत सिंह, क्या अब आप कहेंगे कि किसान आपके धन का दुरुपयोग कर रहा था? रंजीत सिंह ने सिर झुकाकर कहा, मुझे अब समझ में आया कि किसान की स्थिति कितनी कठिन होती है। उसके द्वारा 2 रुपए लौटाना भी एक परिश्रम की निशानी थी, न कि धोखाधड़ी। फिर बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम अब एक अमीर जीवन जीना चाहते हो? किसान ने सिर हिलाया और बोला, नहीं साहब, मैं खुश हूं अपने खेत में। वहां शांति है, सम्मान है। मैं मेहनत करूंगा और धीरे धीरे रंजीत साहब के पैसे लौटा दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, सत्य स्वयं सामने आ चुका है। किसान ने जो कुछ किया अपनी परिस्थिति के अनुसार किया। रंजीत सिंह ने अब मान लिया है कि उसने स्थिति को समझे बिना शिकायत की थी। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी तीनों शर्तें इतनी गहन थीं कि सत्य अपने आप बाहर आ गया। अब कोई प्रमाण या गवाह की जरूरत नहीं। फैसला और इनाम। अकबर ने आदेश दिया, रंजीत सिंह किसान से धन वसूलने के लिए 2 साल की मोहलत देगा। किसान पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। यदि किसान चाहे तो अकबर स्वयं उसके ऋण की भरपाई करेंगे। लेकिन किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपने मुझे सम्मान दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मैं मेहनत करूंगा और सब चुकाऊंगा। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और बोले, तुम न केवल न्यायाधीश हो बल्कि जीवन के शिक्षक भी हो। तुम्हारे प्रयोगों से लोग न केवल सच्चाई पहचानते हैं बल्कि स्वयं में बदलाव भी लाते हैं। कहानी से सीख। एक, जीवन की कठिनाइयां समझने के लिए उस स्थान पर जाना पड़ता है जहां दर्द होता है। 2, बुद्धिमत्ता केवल तर्क में नहीं बल्कि अनुभव में भी होती है। 3, सच्चाई छुप नहीं सकती जब परीक्षण ईमानदारी से किया जाए। 4, सम्मान और न्याय दोनों के लिए सहानुभूति जरूरी है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और अदृश्य दोषी। दरबार में हलचल। एक दिन सुबह अकबर का दरबार सजा था। दरबारियों की भीड़ थी, सब अपने अपने मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। इतने में एक महत्वपूर्ण समाचार लेकर राजमहल का प्रमुख रक्षक हसन दरबार में आया और घुटनों के बल झुककर बोला, जहां पनाह, एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। आपके खजाने से 1000 सोने की अशर्फियां गायब हो गई हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोला, क्या शाही खजाने से चोरी? यह कैसे हो सकता है? हसन ने डरते हुए कहा, हुजूर, खजाना पूरी तरह से बंद था। केवल 4 लोग हैं जिनके पास चाबियां हैं, मैं, खजांची फजल खान, रक्षक अली और आपके प्रमुख सलाहकार तस्लीम। बीरबल उस समय दरबार में नहीं थे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सभी 4 संदिग्धों को नजरबंद किया जाए और बीरबल को तुरंत बुलाया जाए। बीरबल का आगमन। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने अकबर से पूरी घटना का विवरण सुना और मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, यह चोरी देखने में कठिन है, परंतु मुझे विश्वास है कि सत्य को उजागर किया जा सकता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम पर पूरी जिम्मेदारी है। यदि 3 दिनों में दोषी का पता न चला तो इन 4 को दोषी मानकर दंडित किया जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। पहली चाल, राख की जांच। बीरबल ने 4 संदिग्धों को अलग अलग कमरों में रखा और उनके साथ कोई बातचीत नहीं करने दी। पहली रात बीरबल ने सभी 4 के कमरे में एक जैसा पात्र रखवाया जिसमें सफेद राख भरी हुई थी और सबको कहा गया, यह राख चमत्कारी है। यदि किसी ने चोरी की है और इस राख को हाथ लगाया
तो अगली सुबह उसके हाथ काले हो जाएंगे। चारों को आदेश दिया गया कि वे सुबह तक उस राख को छुएं और यदि वे निर्दोष हैं तो उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगली सुबह बीरबल ने सबके हाथ देखे। बाकी तीनों के हाथों में राख लगी थी, पर केवल एक व्यक्ति के हाथ बिल्कुल साफ थे, तस्लीम। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, चोर यही है। अकबर चौंक गए, मगर तुमने कैसे यह निष्कर्ष निकाला? बीरबल बोले, जहांपनाह, चोर डरता है। मैंने कहा था कि यदि किसी ने चोरी की होगी तो राख उसके हाथ काले कर देगी। केवल चोर ही राख को छूने से बचेगा। और वही तस्लीम ने किया। तस्लीम की सच्चाई। तस्लीम डर से कांप रहा था। अकबर ने उसे कठोर स्वर में पूछा, क्या यह सत्य है? तस्लीम फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। मेरे ऊपर कर्ज का बोझ था और मैंने सोचा कि मैं कुछ अशर्फियां लेकर बाद में लौटा दूंगा, लेकिन लालच ने मुझे अंधा कर दिया। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम मेरे भरोसे को तोड़ने वाले थे। तुम्हारी सजा मृत्यु हो सकती है। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं। अकबर ने इशारा किया। बीरबल बोले, यदि हम इसे मृत्यु दंड देंगे तो केवल एक दोषी को सजा मिलेगी, लेकिन अगर हम इसे प्रायश्चित का अवसर दें तो शायद यह दूसरों को भी सुधारने की प्रेरणा देगा। अकबर थोड़े शांत हुए और बोले, ठीक है बीरबल, तुम इसका प्रायश्चित तय करो। बीरबल का न्यायपूर्ण समाधान। बीरबल ने तस्लीम से कहा, तुम खजाने की चोरी की राशि को दोगुना करके वापस करोगे और 1 साल तक अनाथ बच्चों की सेवा करोगे, तब जाकर तुम्हें क्षमा मिलेगी। तस्लीम ने सिर झुकाकर कहा, मैं यह सजा स्वीकार करता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बुद्धि केवल अपराधी खोजने में ही नहीं बल्कि न्याय में भी श्रेष्ठ है। दरबार में प्रसन्नता। इस घटना के बाद अकबर ने एक नया नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति खजाने का प्रमुख अकेले नहीं होगा। 2 व्यक्ति संयुक्त रूप से जिम्मेदारी लेंगे और बीरबल इन दोनों का पर्यवेक्षण करेंगे। दरबार में फिर से प्रसन्नता लौट आई और बीरबल की जय जयकार होने लगी। कहानी से सीख। 1. डर और अपराध का संबंध सीधा होता है, चोर कभी निर्भय नहीं हो सकता। 2. बुद्धिमानी केवल पकड़ने में नहीं, सुधारने में भी होती है। 3. हर अपराधी को एक अवसर देना चाहिए यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे। 4. नेता वही होता है जो न्याय और करुणा दोनों में संतुलन रखे।